हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोबल गुंजन। आज हम लोग बात करने वाले हैं पुष्प सज्जा यानी कि फ्लावर अरेंजमेंट के बारे में। जैसा कि आप प्रीवियस वीडियोस में भी देख चुके हैं कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में हम हम प्रीवियस वीडियोस में आपको एक तो अपलोड कर चुके हैं कि क्या होती है पुष्प सज्जा, ये सारी चीज़ें। पर अभी जो हैं वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ मैंने पिक किए हैं जो मुझे न्यू अभी मिले हैं, तो वो मैं आपको आज शेयर करने वाली हूँ। तो स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पुष्प सज्जा किस प्रकार की कला है, तो ये एक व्यवहारिक कला होती है। ये एक व्यवहारिक कला होती है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब हम फ्लावर अरेंजमेंट करने के लिए एक फ्लावर पॉट को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें आपका आता है एक तो पुष्प सज्जा की शैली, कि आप कौन सी स्टाइल ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट को यूज़ करने वाले हैं। फिर उसके बाद आपका आता है स्थान, यानी कि क्या आप किस प्लेस पर उसको प्लेस करेंगे। जैसे कि आपका बैकग्राउंड क्या होगा, वॉल का कलर क्या होगा, आपका जो थीम है वो क्या जो आपका थीम है वो क्या होने वाला है। ये सारी चीज़ों को हम उसमें ध्यान रखेंगे। फिर आता है मात्रा, मतलब कितनी क्वांटिटी में करना है। कि एक बहुत बड़ा हॉल है उसमें करना है तो उसमें बड़े वास्क लगाने हैं, बड़े फूलदान लगाने हैं, या फिर डाइनिंग टेबल पर ही एक करना है तो उसमें छोटे से करना है। किस तरीके से फूलों के रंग, यानी कि आप जो कलर्स हैं उनका सिलेक्शन क्या करने वाले हैं। रूप और आकार, यानी कि आपका जो साइज़ वगैरह है वो सारी आप चीज़ें इसमें ध्यान रखेंगे कि वो किस तरीके की आप रखेंगे। उसके बाद आता है हल्के रंगों के फूलों के साथ में गहरे रंगों के फूलों का उपयोग करना उत्तम होता है। यानी कि जब आप लाइट कलर्स के फ्लावर्स यूज़ करते हैं तो उसके साथ में डार्क कलर के जो फ्लावर हैं उनको यूज़ करना काफ़ी बेटर रहता है। जैसे कि आपने एक फ्लावर अरेंजमेंट किया जिसमें आपने साइड से या नीचे बैकग्राउंड में आपने लाइट कलर दे दिया और हाईलाइट करने के लिए एक सेंटर क्रिएट करने के लिए उसमें एक डार्क कलर का गहरे रंग का एक फ्लावर उसमें लगा दिया, जिससे कि उसका एक केंद्र बन जाए, एक सेंटर बन जाए। तो इस तरीके से हल्के और गहरे रंगों को यूज़ किया जाता है। अगर आपकी पीछे की वॉल जो है वो डार्क है तो आप बेस के जो कलर होते हैं वो हल्के कलर की यूज़ करेंगे, एम्फेसिस के लिए एक डार्क कलर यूज़ करेंगे। या फिर आपकी वॉल जो है वो लाइट है तो आप उसका जो आउटलाइन वाले कलर्स हैं, फ्लावर हैं, वो डार्क करेंगे और जो सेंटर के हैं वो आप लाइट कलर के करेंगे। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। खाने की मेज पर उथला फूलदान रखना चाहिए। देखिए क्वेश्चन आता है कि उथला फूलदान रखना कहाँ उचित होता है, तो ये खाने की मेज पर रखना उचित होता है। औपचारिक पुष्प सज्जा में कांच के चिकने धरातल वाले फूलदानों का चुनाव करना चाहिए। आपके ये जो मैंने पॉइंट्स लिए हैं वो मैंने सिर्फ पेपर के बेस पे लिए हैं। इनमें आपको कहीं कनेक्टिविटी दिखेगी और कहीं नहीं दिखेगी कनेक्टिविटी, क्योंकि कनेक्टिविटी जो है जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तब आती है, लेकिन जिस पूरे चैप्टर में से जब आप जिस्ट निकालते हैं तो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो औपचारिक पुष्प सज्जा जो है वो कांच के चिकने धरातल वाले, यानी कि आपके कांच के जो चिकने बेस वाले जो आपके वास्क होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए। फूलों को सूर्यास्त एवं सूर्योदय से पहले काटना चाहिए। यानी कि अगर सूर्य अस्त हो चुका है, सनसेट हो चुका है, उसके बाद आप फूल को काट लीजिए। मतलब सनलाइट में आपको फूलों को नहीं काटना है, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक फिर फ्लावर अरेंजमेंट चलता नहीं है, वो जल्दी मुरझा जाते हैं। काट कर तुरंत पानी में डाल देना चाहिए इनको। टहनियाँ सदैव तिरछी काटनी चाहिए। तिरछी हिस्से पर नमक लगाने से वो अधिक समय तक सजीव रहती हैं, यानी कि वो फ्रेश ज़्यादा लंबे समय तक रहती हैं अगर तिरछी टहनियों को काट कर और उन पर नमक लगा दिया जाए तो। तने का जो भाग पात्र के अंदर है उसे लंबाई में नहीं जोड़ना चाहिए। जब आप फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं तो फ्लावर अरेंजमेंट में देखा जाता है कि जो आपका 1.5 गुना जो फ्लावर है, जो वास्क है उससे 1.5 गुना ऊंची आपकी अरेंजमेंट होना चाहिए। तो उस अरेंजमेंट की जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें जो वास्क के अंदर का पार्ट है, जो टहनियाँ हैं, उनको उसमें कैलकुलेट नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुष्प व्यवस्था के कितने प्रकार हैं, तो देखिए आपको कई तरीके की प्रकार देखने को मिलेंगे। चाहे वो आपके सदी के हिसाब से देख लें, चाहे डिज़ाइन के हिसाब से देख लें, शैली के हिसाब से देख लें, तो अलग अलग जगह पे मैंने आपको यहाँ अलग अलग डिस्क्राइब कर रखी हैं।
व्यवस्था के जो प्रकार हैं उनमें से कुछ हैं, जैसे कि रेखीय डिज़ाइन, रेखीय जिसमें आपका लाइन डिज़ाइन आती है, जिसमें CFES जैसे जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनसे डिज़ाइन क्रिएट की जाती है। इसमें फूलदान की जो ऊंचाई है, ऊंचाई से पुष्प की जो आप फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं उसकी ऊंचाई और चौड़ाई 1.5 गुना ज़्यादा रहती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। फिर आपका आता है सामूहिक शैली व्यवस्था, तो उसमें ऊंचे आकार के फूलदान में किया जाता है। इसमें टहनियों के अंतिम सिरे को डूबने तक पानी में भरना चाहिए। पात्र की इसमें जो लंबाई होती है वो 1.5 गुना और चौड़ाई 2 गुना सज्जा करनी चाहिए। मतलब इसमें जो लेंथ वाइज हैं वो आपकी 1.5 गुना ज़्यादा होनी चाहिए और विड्थ वाइज 2 गुना ज़्यादा होना चाहिए सामूहिक शैली में। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है लघु पुष्प व्यवस्था, जिसमें आपकी लंबाई 4.5 से लेकर 5.5 जो इंचेस है उसमें रखी जाती है। इसमें जो सज्जा का पात्र है वो छोटी कटोरी हो सकता है, ग्लास, प्लेट, चौड़े मुंह की छोटी शीशी भी हो सकती है। मिली-जुली मिश्रित पुष्प व्यवस्था में क्या होता है, इसे अमेरिकन शैली पुष्प सज्जा के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आपकी जो जापानीज़ आपकी रेखीय व्यवस्था है उससे एलिमेंट्स को पिक करके और अमेरिकन स्टाइल में उसको प्रेजेंट किया जाता है। जापानी पुष्प सज्जा में उपकरणों का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है, मतलब इसमें कम से कम चीज़ों का यूज़ किया जाता है। मतलब आपकी नेट, आपके वायर, आपका जो आपके अदर एलिमेंट चीज़ें होती हैं उनको कम यूज़ करके उसमें डायरेक्ट सजाया जाता है। इसकी जो ऊंचाई होती है वो 10 से 15 फीट की होती है। इसमें आपको बेसिकली 2 तरीके का डिवीजन मिलेगा, एक तो इकेबाना जो चौड़े आकार के फूलदान या गमले में होता है, दूसरा होता है मोरीबाना और नाजीरे। तो मोरीबाना जो है वो चौड़े और उथले फूलदान होते हैं और जो नाजीरे होते हैं वो लंबे आकार के फूलदान होते हैं। ठीक है, तो तीनों का नाम और उसका किस तरीके के उसमें आपका फ्लावर वास्क है वो याद रखिएगा। इकेबाना में चौड़े आकार के फूलदान या गमले, मोरीबाना में चौड़े और उथले और नाजीरे में लंबे आकार के फूलदान होते हैं। इनमें पिन होल्डर का उपयोग तार की जाली के बिना होता है, मतलब जो पिन होल्डर्स होते हैं जिसमें आपके फ्लावर के अरेंज किया था। अगर आपने कभी फ्लावर अरेंजमेंट किया होगा तो आपको मालूम होगा कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है। और इसमें जो स्थिर रखने के लिए जो ऊपर से दूसरा पिन होल्डर फंसा दिया था, मतलब इसमें अगर आप पिन होल्डर एक लगा रहे हैं तो उसके साथ में आपको जाली की या पिन्स की या फिर और तार की ज़रूरत नहीं की जाती है, यूज़ नहीं किया जाता। जबकि एक पिन होल्डर में दूसरा पिन होल्डर को उल्टा फंसा कर, मतलब दोनों के फेसेस को एक साइड करने के बाद में फंसा दिया जाता है और उसके बाद में उसमें आपका जो फ्लावर अरेंजमेंट है वो किया जाता है। तो इस तरीके से तो फ्लावर अरेंजमेंट हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं फर्श सज्जा के बारे में। फर्श सज्जा क्या है? फर्श सज्जा में आपकी कई तरीके की चीज़ें आती हैं जो आप फर्श को किस तरीके से सजाते हैं। लास्ट आपका जो TGT का पेपर था उसमें भी एक आपका ये इसमें से क्वेश्चन आया था, तो इसको देख लेते हैं। इसमें देखिए मारना होता है, रंगोली होती है और कई तरीके की चीज़ें होती हैं जिनसे आप फर्श को सजाते हैं। अल्पना वगैरह इन नामों से भी इसे जाना जाता है। मारना जो है वो राजस्थान की एक लोक कला है जिसमें ज़मीन पर या दीवार पर जो डिज़ाइंस हैं वो महिलाएं बनाती हैं। मारना शब्द जो है वो माड़न शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है सज्जा। पारंपरिक आकृतियाँ इसमें यूज़ होती हैं, जैसे कि आपकी ज्योमेट्रिकल या फिर आपकी फ्लावर की डिज़ाइंस इसमें यूटिलाइज होती हैं। इसमें मेनली आपका जो कच्चा फर्श होता है, क्योंकि पहले टाइम में कच्चे फर्श होते थे, अब तो सबके पक्के मिलते हैं, लेकिन कच्चे फर्श पर मेनली गीले रंग जैसे कि गेरू या खड़िया से उपयोग करके इस पे बनाया जाता है। ये आप देखेंगे कि आपके घर में भी शादी विवाह होता है या फिर हिंदुओं में देखा जाए तो जब देव उत्थान होता है उस समय पर या फिर अन्य कोई त्योहार होते हैं तो वहाँ पर गेरू और खड़िया से अल्पनाएं बनाई जाती हैं, डिज़ाइंस बनाई जाती हैं जो ज्योमेट्रिकल होती हैं या फिर फ्लोरल होती हैं। ये आपकी दीपावली के समय पे भी बनती हैं, तो यही आपकी मारना के अंतर्गत आती हैं। फिर आता है आपका रंगोली। रंगोली का जो अन्य नाम है उसे अल्पना भी कहते हैं। इसमें सूखे और जो नेचुरल कलर्स होते हैं उनसे इनको बनाया जाता है रंगोली को। इसमें यूजुअली जो आपके ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं और देवी देवताओं की आकृतियां हैं उनको बनाया जाता है। इसमें जो रंग हैं उसमें पिसा हुआ सूखा या फिर गीला चावल
या फिर सिंदूर या फिर रोली, हल्दी या फिर सूखा आटा बेसिक में यूज़ किया जाता है। देखिए अभी जो रंगोली बनाई जाती है उसमें तो बहुत सारी आपके पास वैरायटीज़ अवेलेबल हैं कि आप किस चीज़ से बनाना चाहते हैं और कैसे बनाना चाहते हैं, और बहुत बतेरे आपको कलर मिल जाते हैं, मतलब आपको सारे 12 के 12 कलर मिल जाते हैं। बट अगर आप ऑथेंटिकली पारंपरिक की बात करें तो उसमें आपको पीले रंग के लिए हल्दी, सफ़ेद रंग के लिए सूखा आटा, लाल रंग के लिए रोली, सिंदूर और बेस बनाने के लिए चावल, यानी कि आपका बैकग्राउंड कलर करने के लिए चावल का आटा यूज़ किया जाता था। रंगोली एक अलंकरण कला है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये एक अलंकरण कला है। और जो आपकी पुष्प सज्जा है वो व्यवहारिक कला है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फिर से पुष्प सज्जा के बारे में। अगर आप पुष्प सज्जा में देखेंगे तो ओएसिस और फ्लोरोपैक, ये जो आपके नहीं, ये आपका एक सेकंड, इसके बाद आपका आएगा ये इसमें जो आपकी वो बनाए जाते हैं, आपके जो रंगोली बनाई जाती है वो आपकी अलग अलग प्रांत में अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में इसको चौक पूरने के नाम से बुलाया जाता है, राजस्थान में मारना, बिहार में अरेपन, बंगाल में अल्पना, महाराष्ट्र में रंगोली और केरल में कोलम के नाम से इसे जाना जाता है। जो रंगोली के प्रकार हैं वो आपके सूखी और गीली दो प्रकार की हो सकती है। और गीली रंगोली में चावल पीसकर पानी में मिलाकर घोल बनाते हैं जिसे एपण या फिर पेवर कहा जाता है। ये आपका रंगोली हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं पुष्प सज्जा के बारे में। पुष्प सज्जा में आपके कुछ पॉइंट्स और हैं जिन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू करूँगी, और अभी भी आपको बता देती हूँ कि सही अनुपात के लिए कम से कम ऊंचाई चौड़े पात्र की चौड़ाई के दुगनी होनी चाहिए। मतलब जो आपकी अगर आपको अनुपात सही रखना है, रेशियो सही रखना है, तो जो चौड़ाई है उसका 1.5 गुना इसकी ऊंचाई होनी चाहिए। खाने की मेज पर जो गुलदस्ते होते हैं वो आई लेवल से ज़्यादा ऊपर नहीं होने चाहिए। इसमें जो अर्न है, अर्न एक आपको टर्म मिलेगा देखने को, तो ये आपकी अपेक्षाकृत एक ऊंचा पात्र होता है। मतलब एक ऐसा फ्लावर पॉट जो लंबाई में ज़्यादा होता है उसे अर्न कहते हैं। ये पारंपरिक स्वरूप का एक पात्र होता है जिसमें निचला भाग बहुत पतला और ऊपर भाग का भाग चौड़ा होता है। ज़मीन पर भी रखे जाते हैं। ये आप देखेंगे हमारे जो डेकोर में आपको ये वास्क देखने को मिलते हैं जो नीचे से बिल्कुल पतले और ऊपर से इनका मुंह जाकर चौड़ा होता जाता है, इन्हें हम अर्न्स कहते हैं। उतले और बड़े फूलदान जो हैं वो 4 से 5 इंच ऊंचे और 8 से 9 इंच चौड़े होते हैं। कभी कभी इनमें पानी रखना संभव नहीं होता, इसीलिए ऐसे में इनमें एक छोटा पात्र रख दिया जाता है जिसे ऑक्सिलरी कंटेनर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सिलरी कंटेनर्स क्या हैं, तो जब आप किसी भी फ्लावर अरेंजमेंट कर रहे हैं और उसका जो वास्क है उसमें वो अगर छिद्रयुक्त है, डिज़ाइन वाला है, उसमें से पानी बाहर निकल जाएगा और वो उस पानी को संभाल कर नहीं रख सकता, तो उसमें एक और पात्र रख दिया जाता है जिसे ऑक्सिलरी कंटेनर कहते हैं। फिर है मिलेनियर्स वायर का उपयोग गुच्छे बांधने में होता है। तो आपको ये टर्म पूछ लिया जाए कि मिलेनियर वायर क्या होता है तो भी आप बता पाएंगे। इसके आगे हम बात करते हैं ओएसिस के बारे में। ओएसिस और फ्लोरा पैक जो हैं वो पोरस यानी कि छिद्रमय पात्रों में, जैसे उनमें मिट्टी आदि में विशेष में उपयोगी होते हैं। यानी कि जब आप फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं तो उसमें जो ओएसिस है या फिर फ्लोरा पैक है उसको लगाया जाता है। फ्लोरा पैक जो है वो आपके ट्रांसपेरेंट वास्क के अंदर में यूटिलाइज होता है, जिससे जो कि पानी को एब्जॉर्ब करके दूधिया रंग का कर देता है, और जो कांच का जो वास्क है उसमें अंदर टहनियाँ वगैरह दिखाई नहीं देती हैं। जो फोकल पॉइंट जो है वो सेंट्रल पॉइंट के पास में रखा जाता है जब हम फ्लावर अरेंजमेंट को करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं होगार्थ कर्व के बारे में। होगार्थ कर्व क्या होता है कि जब आप एस अक्षर की डिज़ाइन में आप कोई फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं तो उसमें एक छोटा सा वक्र सज्जा के मध्य में एक और भाग दे देते हैं जो कि और भी ज़्यादा आकर्षक लगता है देखने में। इसे हम होगार्थ चक्र कहते हैं। इसमें रिपीटिशन किया जाता है और इसके कारण जो आपकी आई कैचिंग है वो आपकी केंद्रित हो जाती है।
फिर उसके बाद हम बात करते हैं रिदम के बारे में। तो रिदम 3 तरह की होती है। जब आप फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं तो रिदम का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो ये आपकी विकृत लय, वक्र लय या कर्णरेखीय लय हो सकती है, यानी कि रेडिशनल और आपकी कर्वी लाइनर या फिर आपकी डायगोनल। तो जो आपकी रेडिशनल होती है उसमें क्या होता है कि गोलाकार या त्रिभुजाकार विन्यास में अधिक स्पष्ट रहती है ये, जहाँ रेखाएं एक केंद्र बिंदु से बाहर की तरफ निकलती हुई आती हैं। इसमें जो फ्लावर है वो डेल्फिनियम का यूज़ किया जाता है, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से आपके विकृत लय को क्रिएट करता है। अगर आप वक्र लय की बात करते हैं तो उसमें सी या फिर एस शेप की जो आपकी डिज़ाइन है वो बनाई जाती है। इसमें आपका वर्बेना या फिर पेटूनिया जैसे जो फ्लावर हैं वो यूज़ किए जाते हैं, या फिर इसमें आपका विस्टारिया जो आपकी बेल होती है वो यूज़ की जाती है। अगर आप डायगोनल रिदम के बारे में बात करते हैं तो ये जो है आपकी थोड़ी तिरछी या फिर स्लांट बनाने के लिए यूज़ होती है, और ये लंबाकार पात्र में इसको बनाया जाता है, उसमें ज़्यादा सुंदर लगती है। इसमें आगे भी कई सारे पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव अ गुड डे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप कंटेंट लेने के लिए टेलीग्राम पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।